हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तो मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिश विद स्टडी। अत्रिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की जो सीरीज है, नया वीडियो, नया कंटेंट और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए विशेषकर, और यानी कि वन डे एग्जाम, जो भी आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं वन डे एग्जाम, सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो है। प्लीज़ पूरी वीडियो को देखेंगे, वॉचिंग करेंगे अच्छी तरीके से और इंटरेस्ट के साथ मज़ा लेते हुए पूरा आनंद से पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। सारा वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं, आने वाले क्वेश्चंस लिए गए हैं, 1 या 2 नंबर आने की पूरी पूरी गारंटी इस क्वेश्चंस इस सीरीज से। तो देखेंगे, देखो ये वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं। चार्टर मतलब कि अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। रेलवे में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, यूपी टेट पिछली बार यूपी टेट और सी टेट में से इसमें सुपर टेट में क्वेश्चन आया था। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया था, सारे क्वेश्चंस हैं जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य किस अधिनियम यानी किस वर्ष नियुक्त किया गया था, ये सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चनों में लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ करके लिए गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, पूरा वीडियो एक बार पूरा वीडियो पर आराम से देखेंगे और चलते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर वाइज आपका टॉपिक, अब चैप्टर वाइज चलेंगे, है ना। ऑप्शंस क्वेश्चंस बढ़िया वाले क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो प्लीज़ आपसे वन रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही है कि एक बार शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए नए हैं आप, नए मित्र हैं, तो नए दोस्त हैं, तो आप एक बार इसको, क्योंकि नए तो एक बार बेल आइकन को दबा लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं और ये जो है आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो बिना देरी करते हुए हम आपकी कोई अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। प्लीज़ निकाल लीजिए नोटबुक और पेन। तो उसमें क्या है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 यानी कि 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जो पूना समझौता हुआ था उसमें क्या प्रावधान था, जो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य, तो बताएंगे दोस्तों कौन सा प्रावधान था। यस, ए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए डोमिनियम स्थिति बनाए जाने का था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था। निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था। तो प्लीज़ दोस्तों बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन आपने हिट कराया इसमें। यस, जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपने हिट कराया। देखो, भारत के लिए डोमिनियम बनाने के लिए स्थिति बनाए रखना, ये तो इसमें नहीं था। मुसलमानों के लिए अर्थक निर्वाचन किसका जो प्रावधान करा था, जिन्ना ने किया था, ये इसमें नहीं है। निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो ये निम्न वर्ग तो इसी में आ गया। और आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ईजा हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी ईजा हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने 1932 में हस्ताक्षर पूरा समझौते का प्रावधान रखा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत गवर्नर, जब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपने नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या डी ऑप्शन कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यस, बताएंगे दोस्तों किसके तहत, किस शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की क्या शक्ति प्रदान की गई थी। वेरी गुड, किसके तहत की गई थी बताएंगे आप जल्दी। यस, वेरी गुड, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम, बी इज अ करेक्ट आंसर। भारतीय
परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसको कब पारित किया गया था? 1773, ऑप्शन नंबर बी 1771, ऑप्शन नंबर सी 1785, ऑप्शन नंबर डी 1793। वेरी गुड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, इसको भी मोस्ट में लगाएंगे, डाल देंगे, स्टार बना देंगे इस पे। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? वेरी गुड, 1773 में। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या किया गया था? पारित किया गया था। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा, आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, इसके फैक्ट हैं रेगुलेटिंग एक्ट के, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इन रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख लेंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अंदर से इसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो लिख लेंगे इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके बारे में अंग्रेजों ने क्या किया था, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें लिख लेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, देखो इसमें क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल पद, यानी कि पहले था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद, पहले सबसे पहले तो उसका नाम था, उसे पोस्ट थी केवल गवर्नर की, और इस 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, किसको? गवर्नर जनरल, गवर्नर और गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, ये वाला शब्द यानी कि गवर्नर जनरल शब्द जोड़ दिया गया, पद, ये पद और दे दिया उसके लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए अलग कानून, किस किस के लिए? इसी यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल, बिहार, और कौन सा था? उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके लिए अलग यानी कानून बनाने का अधिकार इसके लिए दे दिया गया। ठीक है, इस तहत, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, अगर आपसे ये पूछे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसमें पहले कौन कौन से दीवानी, फौजदारी और नौसेना और धार्मिक, इन मामलों की यहाँ पे सुनवाई होती थी। और पहले जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट कहाँ था ये? कलकत्ता के अंदर। और इसमें पहले कौन कौन से, इस कोर्ट के, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस कोर्ट में मुख्य 3 न्यायाधीश, यानी कि कितने? 3, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इन चीजों को लिख लेंगे कि इस प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसमें जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर, लिखेंगे सर एलिजहा। कौन थे? एलिजहा, सर एलिजहा इम्पे, सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ध्यान रखेंगे। और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उनका नाम अगर आपसे पूछ ले, ऑप्शन में देके, तो उनको लिखेंगे। एक का नाम था चैम्बर्स, एक का नाम था चैम्बर्स, दूसरे का नाम था लिमेंस्टर, क्या था? लिमेंस्टर। और एक और था, इसका नाम था हाइड। ये 3 अलग थे, और इम्पे साहब जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे, 3 ये अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से रेगुलेटरी एक्ट के तहत समझ जाएंगे। ओके, एक चीज और मैं आपको इसमें बता देता हूं, थोड़ा सा सही तरीके से देख लेंगे। इसमें क्या है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था प्रथम गवर्नर जनरल। तो आप इसमें कई क्वेश्चन आपको मिल गए इसके तहत। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
ये जो मैंने बताए फैक्ट इनको लिख लेंगे, ये बहुत जरूरी है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति को अपनी सहमति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यानी भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी जो सम्मति है के निर्णयों को अस्वीकार करने का क्या मिला? अधिकार मिला। वो कौन सा था? मतलब कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिटिश इंडिया एक्ट था, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, या 1813 का कौन सा चार्टर एक्ट था? तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ये एक्ट था। यस, कौन सा एक्ट था? वेरी गुड। तो ये जो एक्ट था यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सम्मति के निर्णय को अस्वीकार करने का क्या था? अधिकार था। वो था यानी कि 1786 यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने निर्णय को अस्वीकार करने का मिला था? 1786 अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसके तहत जो उसके जो अपनी सहमति थी, उनके जो निर्णय थे, उनको वो स्वीकार कर सकता था भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि सहमति में तो कोई चीज को आपको पारित कर दी, अगर वो चाहता तो इन चीजों को पारित करने के बाद में भी क्या कर देता था? अस्वीकार कर देता था। तो वहां उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। वो एक्ट था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे, कई कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस नियुक्त किया गया था? किसके कौन कब किया गया था? 1885 में, 1875 में, 1866 में, या 1858 में? जल्दी बताएंगे दोस्तों। यस, कब किया गया था? डी इज अ करेक्ट आंसर। डी इज अ करेक्ट आंसर। 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं बात। यस, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? देखते हैं। ये है, यस, उसमें कह रहा है साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ये कौन सा था जो उन्होंने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की 3 नीति को समाप्त कर दिया था, ये पूरा किया था, या ये पूरा किया था? कौन सा पूरा किया था? या ये पूरा किया था? यानी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए। ऑप्शन नंबर सी, भारत व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा? तो बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा था जो कि इन्होंने मतलब क्या है कि पूरा नहीं किया था? कौन सा ब्रिटिश शासक के शासन में पूरा किया गया था? सॉरी, कौन सा पूरा किया गया था? ये है, कौन सा पूरा किया गया था? उन्होंने ये वाला पूरा किया था। मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये भी ये नहीं, यानी कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाए। यानी कि जब आपने पता होगा, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भी कई रियासतें थी जो कि आज़ाद नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी 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 जैसे कि हैदराबाद रियासत थी, तो ये वाली जो काम था, ये देशी रजवाड़े जो थे इनकी यथास्थिति बनाई रखी जाए, ये इन्होंने नहीं किया था। कि तो ये स्थिति लास्ट तक बनी रही थी। हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी थी उन्होंने समाप्त कर दी, पर देशी जो रजवाड़े थे इनको समाप्त, उनकी नीति को समाप्त नहीं किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना? बताएंगे दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यानी कि उद्देश्य इसका क्या था मार्ले मिंटो का? जल्दी बताएंगे। यस, मार्ले मिंटो, जल्दी बताएंगे प्लीज। ऑप्शन जल्दी हिट करेंगे अपना। यस, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, वेरी गुड। क्या था? वेरी गुड। यानी कि मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगर आपको कहीं भी मार्ले मिंटो 19
1909, अगर ये चीज़ दिखाई दे, ये कब आया था? 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसका सिर्फ एक ही काम यही था कि पृथक निर्वाचन, यानी कि अलग से निर्वाचन प्रणाली, अलग से निर्वाचन प्रणाली का इसका क्या था? उद्देश्य था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जो एक दो चीज़ें मैं आपको इसमें फैक्ट लिखवा देता हूँ, इसमें प्लीज़ लिख लेंगे। ये कब आया था? 1909 में आया था, जो मैंने आपको लिखवा दिया। 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसका जो कौन थे? लॉर्ड मार कौन थे? भारत के राज्य सचिव था ये मार्ले मिंटो। उस समय इसकी जो पोस्ट थी, सचिव के पद पे थी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था? इसमें मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं, जो मेन फैक्ट है वही फैक्ट लिख लेंगे। इसी कारण लॉर्ड मार्ले मिंटो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता, बस इस चीज़ को लिख लेंगे। सांप्रदायिक, मैं लिख देता हूं, सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आदत और वह, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता। अगर कहीं ये बात लिखी मिल जाए आपको, किसके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो के लिए कहा जाता है। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, प्लीज दोस्तों लिख लेंगे, समझ लेंगे। सांप्रदायिकता का तात्पर्य है कि संकीर्ण मनोवृत्ति, यानी कि छोटी मनोवृत्ति से है। जैसे कि जो धर्म संप्रदाय के नाम पर, किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, संप्रदाय धर्म के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के लिए एक व्यापक हितों के विरुद्ध, उनके जो अपने हित हैं उनके विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों में, यानी कि वो ये आपका अपना धर्म है, अगर अब वो क्या है, सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि आपके अपने धर्म को अलग हटा करके मैं अपने धर्म को आप पे थोपूं, मतलब समझ रहे हो ना, अपने धर्म की आपके आपसे मनवाऊं, वो वाला होता है। मतलब क्या होता है? सांप्रदायिक है प्रोत्साहन करना, अपने धर्म की बातें ज़्यादा वो करना, अपने धर्म को मनवाना, ये चार चीज़ें होती हैं सांप्रदायिक। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहा जाता है? मार्ले मिंटो को कहा जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? यस, वेरी गुड, मैंने अभी बताया था मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। वेरी गुड, कब किया गया था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। यस, क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये रहा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942 में, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। जल्दी बताएंगे दोस्तों किसके द्वारा लाया गया था? यस, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, ध्यान रखेंगे मार्लो मिंटो, मतलब कि इसने हमेशा, यानी कि ये वाला काम किया था, अलग निर्वाचन मंडल इसी के द्वारा लाया गया था, मार्ले मिंटो के द्वारा। तो कहीं भी अगर आपको ये बात लिखी मिलती है, ध्यान रखेंगे, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसका निर्वाचन मंडल, अलग से निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था एक यही व्यक्ति था, जो 1909 में मार्ले मिंटो के द्वारा अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। हमारा मतलब कि बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात 1909 में, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताएंगे दोस्तों, ये तो मैंने अभी बता दिया, द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, या संघीय व्यवस्था की, या प्रांतीय व्यवस्था की? यस, किसके लिए बात की गई थी? वेरी गुड, अभी मैंने बताया था किसकी बात कही गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, जो मैंने अभी बताया था। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहा जाता है? मार्ले मिंटो को लिए कहा जाता है। कब आया था? 1909 में आया था। और इसका मतलब क्या था सांप्रदायिक का? यानी कि अपने विचारों को दूसरों पर थोपना, अपने धर्म को दूसरों पर थोपना, अपने विचार, अपनी संप्रदाय, अपनी जाति व अपने कल्चर को दूसरों के प्रति थोप कर उस पर क्या हुकूमत चलाना, ये क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कौन होता, कौन है?
मार्लिमेंटो। और मार्लिमेंटो कब आया था? 1909 में। कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों का दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम एकता, अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, या राज्यपालों को वीटो शक्ति थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ गया है, उसके बारे में बात करते हैं क्वेश्चन पे बात। इसका काम था, क्या था? इसका काम था दोहरा, यानी प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मतलब था कि प्रांतों में दोहरा शासन। बी इज द करेक्ट आंसर होगा अपना, प्रांतों में दोहरा शासन की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों के द्वारा गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है। यानी कि जो 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन की 3 मंत्री थे, उसमें ऐसा एक सदस्य था, कौन सा था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, या एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, या लॉर्ड एमरी? तो ये नहीं थे, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये भी था, अलेक्जेंडर भी था, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे, पर ये लॉर्ड एमरी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना यानी कि प्रांतीय समूहीकरण, यानी कि प्रोविजनल ग्रुपिंग, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान का यानी कि निर्माण का अधिकार, कौन सा? प्लीज बताएंगे दोस्तों। यस, कैबिनेट मिशन योजना के विषय नहीं था। कौन सा नहीं था? यानी कि कैबिनेट मिशन योजना का जो विषय नहीं था, ये वाला विषय नहीं था कि पाकिस्तान की स्वीकृति, अलग देश या अलग राज्य, उस टाइम अलग देश की वाली बात थी, तो इसकी कोई स्वीकृति नहीं थी। कैबिनेट मिशन योजना की ये वाली स्वीकृति नहीं थी, पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो बताएंगे किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय नेताओं की परंपरा यानी परामर्श से बने कानून के द्वारा चलाया गया था, या इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार चलाया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई कई क्वेश्चनों में आया, देख लेना अगर मैं इसी क्वेश्चन को सर्च करके। भारत के संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। वेरी गुड, यही इसका सी इज द करेक्ट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसके द्वारा इसको चलाया गया था। अब यहाँ से मैं आपको कुछ फैक्ट दे रहा हूँ, इन फैक्टों को यहाँ से लिख लेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ी सी फैक्ट है, इन चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत नंबर 1 फैक्ट लिखेंगे। 1 फैक्ट में आपको बताया जाता है, यानी कि इसमें एक फेडरल का मतलब होता है संघीय न्यायालय व्यवस्था, जो कि कहाँ पर थी? दिल्ली में स्थित थी। यानी कि वहां से हटा के दिल्ली में संघीय न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। किसका? संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय व्यवस्था, यानी कि स्थापना लिख देंगे। वहां से उठा करके ये चीज यहाँ के कलकत्ता से ला करके यहाँ स्थापित कर दी गई। नेक्स्ट एक बात लिखेंगे, 19 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को लिख लेंगे। इसमें थे 321 अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल कितने थे? 321 एंड 321 आर्टिकल, और 10 क्या थे? 10 इसमें थे अनुसूचियां। कितनी थी? जो अनुसूचियां थी, कितनी थी इसमें? इसमें अनुसूचियां थी 10। अब कितने एक्ट हैं? 450 एक्ट हैं, और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं इस समय, ध्यान रखेंगे ये वाली बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसमें इसी में से अगला फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, यानी कि अगला फैक्ट ये है, इसी अधिनियम को भारत का मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। आपसे पूछ लेगा किसके लिए भारत शासन अधिनियम को, यानी किसके लिए मतलब मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935
1935 भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान, मिनी संविधान, मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। अब मैंने बताया था इसमें कितने 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अब कितने 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान में रखेंगे इस बात को, कितने 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और कितने 12 अनुसूचियां हैं। इन चीजों को बिल्कुल पूछ लेता है, 22 भाग 12 अनुसूचियां और ये कितने हैं। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने थे, भारत शासन 1935 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। इस चीज को लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक वाली बात और लिख लेंगे, यानी कि इस अधिनियम के ही द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। जो द्वैत शासन जो है प्रांतों में, जो द्वैत शासन चल रहा था, इसको अंत कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत, ये चीज भी इसमें लिख लेंगे ध्यान से, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं, बात करते हैं। इसमें और तो कोई इतनी चीज रह नहीं गई जो मैंने आपको इसके अधिकतर सारी चीज बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंट बेटन योजना या वेवल योजना। यस, किसके द्वारा बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा। यस, यानी कि ये बताएंगे आप। यस, यानी कि सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई, किसके नाम से। देखो मार्ले मिंटो तो पृथक, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है, इसको नहीं। डूरंड का मतलब ही नहीं था। बेवले योजना मतलब था, कौन था, माउंट बेटन योजना। किसके द्वारा, माउंट बेटन योजना, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं बात। मार्ले मिंटो सुधार नहीं है। देखो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये तो आपको पता है ना, मार्ले मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता, यानी कि आपको मैंने इसका मतलब भी समझा दिया। तो ये नहीं है, यू कह नहीं है तो इसका मतलब ये तो है, ये हमारा क्वेश्चन भी नहीं होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, बिल्कुल भारत शासन ये अपनी तरफ ही था। आगे कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, बिल्कुल था। तो कौन सा नहीं था ये आपको बताएंगे। यस, कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन, यानी कि केंद्र, जल्दी बताएंगे। यस, बिल्कुल, वेरी गुड। कौन सा नहीं था, साइमन, यानी कि साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये नहीं था। बाकी ये सही है और बाकी सब गलत है। मतलब ये हम वैसे तो सही है, ये ध्यान रखेंगे। माले मिंटो इसी से संबंधित है, ये भी इसी से संबंधित है, कैबिनेट मिशन संबंधित, ये इसी से संबंधित है। इसमें पूछा नहीं है तो ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। वो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 का संबंध किससे है। तो इसमें देखेंगे हमारा प्रांतीय स्वसत्ता से है। 1919 का संबंध किससे है, वेरी गुड। भारत शासन अधिनियम 1919 का संबंध किससे है। चलो अभी देखते हैं आगे क्या है। मार्ले मिंटो तो आ गया ना, सी का देखो 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का संबंध किससे है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, आ रहा है ना, आ रहा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि आपका सी का 4। तो सी का 4 किस किस में है, एक तो इस देखो सी का 1 फर्स्ट वाले में कट गया, इसमें तो है नहीं। और किस में कट गया, सी का 4 इसमें कट गया, इसमें सी का 3 दे रखा है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। तो एक तो ये नहीं है और एक ये नहीं है, अब बचे 2। तो 2 में अब अगला और देखते हैं, आगे और देखते हैं क्या कहता है। प्रांतीय स्वतंत्रता, सती प्रथा का अंत, यानी कि आपका आ गया
माले मिंटू से पता लग गया। आगे करते हैं, कौन सा है क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935, इससे बात करते हैं। बी, बी में क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया था, इसके अंतर्गत मैंने बताया था सती प्रथा का अंत, प्रांतीय स्वतंत्रता, यानी कि बी का देखते हैं, बी का फर्स्ट कौन सा, कहीं कहाँ पे जा रहा है बी का फर्स्ट, तो देखो बी का फोर्थ ये भी नहीं है, और बी का है इसमें 3 ये भी नहीं है, तो हमारा जाएगा बी इज अ करेक्ट आंसर, ऐसे ही लगा लेते हैं बस। तो यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का मतलब था प्रांतीय स्वतंत्रता, यानी कि द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और उसमें अपनी स्वतंत्रता सर्वोपरि रख दी गई। तो हमारे इसमें होगा बी इज अ करेक्ट आंसर, इस तरीके से मिला लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। यस, वेरी गुड, भारत सरकार अधिनियम 1935, ए इज द करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था, किसके द्वारा किया गया था, यानी कि किस प्रणाली के द्वारा, यानी कि केंद्र में केंद्र द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, परिषद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1989, बताएंगे दोस्तों जल्दी। यस, यहां बात आ रही है केंद्र में, ध्यान रखना, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि संघ सूचियों का ध्यान रखेंगे, यानी कि जिसमें केंद्र भी अपना क्या कानून बना सकती है, राज्य अपने कानून बना सकते हैं, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, उसका प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे इस बात को। यह है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत, यानी कि जिसमें केंद्र को भी अपने अधिकार है कि वो कानून बना सकती है ना, राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वहां पर अपने कानून बना सकते हैं, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, इसमें अपने राज्य के दिए गए हैं। तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि वहां अपने कानून बनाने का अधिकार उसको है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था, यानी कि संघीय प्रणाली, यानी कि आप कह सकते हैं क्या, यानी कि जैसे केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस तरीके से संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था, संघीय प्रणाली, वेरी गुड, कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 1935 में संघीय प्रणाली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने का भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया था, प्रथम प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी, यानी कि प्रांतीय स्वतंत्रता किसके तहत थी, किस अधिनियम के तहत, प्रांतीय स्वतंत्रता, वेरी गुड, यानी कि जो प्रांतीय स्वयं माने अपनी स्वतंत्रता, यानी कि ये 1919 का कोई मतलब ही नहीं था, 1904 में भी नहीं, 19 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्वतंत्रता का मतलब ध्यान रखना, बस ये वाली बात आ जाए, अपना शासन अपनी प्रजा किसके द्वारा, 1935। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसके द्वारा, वेरी गुड, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ये जो, यानी कि भारत में सचिव का पद नियुक्त किया गया था 1858 में, 1858 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो हमारी जो मतलब क्या है, वीडियो होती है समाप्त।